डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अभी तक जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर है तब हम डिसॉल्व किसको कर रहे थे? पार्टनरशिप को। अब यहाँ पर पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, बच ही नहीं रही। अगर वो बच नहीं रही तो जो भी उसकी बैलेंस शीट है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, न्यू बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं। तो जिस दिन हम पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं उस दिन की ये बैलेंस शीट है। अब वो कह रहा है यार कुछ चीज बिकेगी और कुछ चीज नहीं बिकेगी, कुछ लायबिलिटीज कैसे पे होगी, कुछ लायबिलिटीज कैसे पे होगी, तो हम उसको कहाँ करते हैं? इस पूरी बैलेंस शीट को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। पूरी बैलेंस शीट को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। बट कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं होती। क्या यार एक बात है, यहाँ पर कैश है, बैंक है, तो वो ट्रांसफर होगा? वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो वही क्यों ट्रांसफर होगा? राइट। अगर मान लो पार्टनर को लोन दे रखा है, लोन टू पार्टनर, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मान लो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, कुछ भी है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होते। मान ले यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉस है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कुछ भी है, फिक्टिशियस एसेट भी ट्रांसफर नहीं होते। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर तेरे पास पीएल का लॉस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, वो ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो सेटल कैसे होएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ए और बी, मान लो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू पीएल या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। डन, इतनी बात समझ आ गई। और ऊपर जितने भी एसेट्स हैं, टैंजिबल एसेट्स सात्विक या इंटैंजिबल एसेट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर? ट्रांसफर। क्या होंगे यहाँ पर? ट्रांसफर। डन। ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी मर्दुल? एसेट्स का नेचर क्या है? डेबिट। और अगर हमें ट्रांसफर करने तो क्या होगा? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये ट्रांसफर की एंट्री है। ट्रांसफर की एंट्री पूछी नहीं जाती। बट जब ये एसेट्स ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ क्या होते हैं? सेटल। समझ आ गया? सेटल की एंट्री पूछी जाती है, बट ट्रांसफर की एंट्री समझ आई? मैम क्या गुडविल इंटैंजिबल एसेट ट्रांसफर होगा? यस, द आंसर इज यस। मैम यहाँ पर मान लो आपने एसेट्स में मशीनरी से ट्रांसफर करी, फर्नीचर ट्रांसफर करा, आपने गुडविल भी ट्रांसफर करी और क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं हुआ, तो भी मशीनरी और फर्नीचर दिया हो या ना दिया हो, मैं अपने आप सेटल कर सकती हूँ। तो सेटलमेंट में अगर मैं मशीनरी बेचूंगी तो कैश आएगा, बैंक आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? समझ आया? तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री आती है सेटलमेंट की। और बच्चा कहता है मशीनरी बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने मशीनरी को तो अबॉलिश कर दिया है, मशीनरी को तो क्रेडिट कर चुका है ना, तेरे पास मशीनरी नाम का कोई चीज है ही नहीं। रियलाइजेशन में जाके अब वो रियलाइजेशन बन चुका है, तो सेटलमेंट की एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, बट हम गुडविल को अपने आप सेटल नहीं कर सकते। मेरी यहाँ पर गुडविल मान लो 2 लाख की थी और नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो गुडविल अपने आप सेल्फ सेटल नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट सेल्फ सेटल नहीं होते। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? एसेट्स में मशीनरी ट्रांसफर कर दी, फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया, गुडविल ट्रांसफर कर दिया। अच्छा मान लो डेटर्स थे 6 लाख और इसमें प्रोविजन थी 60,000, तेरा है 540। क्वेश्चन इज यहाँ पर ट्रांसफर कितने होंगे? 6 लाख। हम डेटर्स यहाँ पर ट्रांसफर कितने करेंगे? 6 लाख। और प्रोविजन यहाँ पर अलग, प्रोविजन यहाँ पर 60,000 अलग होंगे। डन? समझ आया? अब डेटर्स भी सेटल यहाँ होंगे। क्या हमें पूरा कंप्लीट समझ आ गया है? एसेट्स का ट्रांसफर और एसेट्स का सेटलमेंट। क्या एंट्री समझ आ गई है? 99.9% हमारे पास क्या आएंगी? एंट्रीज। डन। अब आ जाओ लायबिलिटीज। जो भी आउटसाइडर एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है
वो ट्रांसफर होती है, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। इंटरनल लायबिलिटी कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं होगी? कैपिटल नहीं होगा, रिजर्व्स नहीं होगा, लोन बाय पार्टनर नहीं होगा, बट पार्टनर का कोई वाइफ ब्रदर है तो होगा। डन। इसमें ना जर्नल रिजर्व तो हमारी खुद की है तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यहाँ पर तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की भी एंट्री पास हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमारा चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इन वाले रियलाइजेशन में जब हमारी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो हम क्या क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट, राइट। अगर क्वेश्चन में लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर है तो वो वाला अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज 3 अकाउंट बनते, बैलेंस शीट बनेगी। जब फर्म ही नहीं रही तो कौन सी बैलेंस शीट? समझ आया? तो ये जितने भी एंट्री है वो कौन कौन सी? रिजर्व्स की, पीएल अगर यहाँ हो या पीएल यहाँ हो, ठीक है। WCR और IFR इन सम केसेस सिर्फ कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड इन सम केसेस वो यहाँ पर भी आना पड़ता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी। अगर मान लो WCR तुमने गुल्लक बना रखा है 60,000 और तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो यानी तुम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बट मान लो तुम्हें क्लेम दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, कम दे रखा है, तो उसका चार्ट अलग बनवाओगे। ऐसे ही IFR का, ये दोनों पे डॉट लगा लो, ये वो है कंडीशन अप्लाई कि कब ट्रांसफर होंगे और कब ट्रांसफर नहीं होंगे। डन। अदरवाइज हम जैसे रिजर्व्स को बांटते हैं इनको भी बांट देंगे। डन। अब पार्टनर्स वाइफ लोन उतरेगा यहाँ? हाँ, पार्टनर्स वाइफ लोन ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया? पार्टनर्स लोन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन। अब एक चीज पड़ी थी जो हम कभी भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन हम जब डिसॉल्व करते हैं तो हाथ लगाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, EPF, PF। डन। ट्रांसफर भी होगा और कुछ मेंशन नहीं है तो अपने आप सेटल भी होगा, सेल्फ सेटल होएगा सारी लायबिलिटी। डन। समझ आ गया? इन सब का समझ आया? यहाँ पर मैंने सारी ट्रांसफर कर दी, यहाँ सेटल, यहाँ ये ट्रांसफर कर दी और यहाँ सेटल, और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, वो बांट देंगे। डन। अच्छा एक बात बता, क्या ये इजी होता है प्रोसीजर फॉर्म को डिसॉल्व करना? क्या खर्चा पानी नहीं लगता? बेचना पड़ता है ना, 10 कबाड़ी आएंगे देखेंगे, 10 खरीदने वाले आएंगे वो देखेंगे, बड़ी मत्था बच्ची है तो उसके ऊपर खर्चा पानी भी तो होगा, उठाने का भी, कबाड़ स्क्रैप को उठाने का भी पैसा देना पड़ता है कि यार हमसे पैसा ले जा, तू ले जा इसको, तो होगा नहीं होगा, राइट। तो इसलिए एक टॉपिक आता है एक्सपेंसेस, इसलिए एक टॉपिक क्या आता है? एक्सपेंसेस। हम पार्टनर हैं ABC, ये तो पार्टनर है और इनकी फर्म का नाम है वाइट लिमिटेड। क्या नाम है? वाइट लिमिटेड। अब वो कहता है, वाइट ABC बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सुनो, जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा, इसको डिसॉल्व करने का खर्चा कौन उठाएगी? फर्म। चाहे कितना भी खर्चा हो कौन उठाएगी? फर्म। डन। अब फर्म ने उठाना था, किसने उठाना था? फर्म ने। अगर पे फर्म ने करा तो फर्म की पॉकेट से पैसा गया तो फर्म का पैसा घट गया, जितने भी खर्चे सब कुछ आ रहे हैं वो रियलाइजेशन में आ रहा है और कुछ है नहीं, हमारा माई बाप रियलाइजेशन है, तो उसने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां मैं क्या डाल सकती हूं? टू बैंक एक्सपेंसेस करके 70,000 मैंने डाल दी, एंट्री कर दूं 70,000 70,000। डन। समझ कोई बात, समझ आ गया? डन। तो मैंने ही पे करी, किसने बियर करनी थी? और पे किसने करी? मेरी पॉकेट से पैसे गए, मैंने रियलाइजेशन में डाल दी। डन। जब पार्टनर बैठे थे तो पार्टनर ने डिसाइड करा था फर्म पे करेगी, बट फर्म का गल्ला, जो फर्म के पैसे थे वो लॉक थे और उसमें से एक बी उस वक्त प्रेजेंट था, तो बी ने वो खर्चा कर दिया। क्या फर्म के गल्ले से हुआ? क्या बैंक घटा फर्म का? बट खर्चा तो हुआ, तो क्या ये मांगेगा नहीं भी? कहेगा ना मेरे को दो। अगर हम उसे देंगे
ये फर्म देगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? तो मैंने क्या एंट्री कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ आ गया? डन? समझ आया? ये चीज समझ आ गई? डन। हाँ तो बैंक कम हुआ है। हाँ तो इसको क्रेडिट हो गया। तो जब बैंक इज एन एसेट, एसेट की जो नेचर होता है वो होता है डेबिट नेचर। जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। डन। तो हमने दे दिया, बैंक घटा दिया अपना। यहाँ पर फर्म का कुछ भी नहीं हुआ, पार्टनर ने पे करा ना, पार्टनर का पैसा अपना पैसा है, फर्म का नहीं है। सॉर्टेड? अब जब महफिल बैठी थी तो ये हुआ था कि इस पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। ए ने कहा सुनो ये सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, तुम मुझे रेम्यूनरेशन दे दो। उसने कहा ठीक है, सुन तेरी रेम्यूनरेशन ना 30 बनती है, 30,000 की जगह तू 50,000 ले। कितने ले? इंक्लूडिंग खर्चा। कौन करेगा बियर अप? तू। मैं तेरे को 50,000 दे रहा हूँ इंक्लूडिंग खर्चा, तू जाने तेरा काम जाने। अब तेरा खर्चा ज्यादा हो कम हो मेरा मतलब नहीं है। तो मैं फर्म हूँ और ये ABC है, मैंने अपनी पॉकेट से कितना दिया? एज अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं अपना बैंक टू मेरा पार्टनर्स कैपिटल का बढ़ा दूं ना उसको 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 50,000, मैंने 50,000 उसको दे दिए, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा दी और उसको क्या कहा कि खर्चा भी अब तू ही करेगा। बियर किसको, बॉन्ड किसको, बियर किसको करना था? अगर मान ले मैंने पे कर दिया, मैं तो उसको दे चुकी ना पहले, मैं कहूँगी दे मेरे वापस दे, तो उसकी कैपिटल बढ़ाऊंगी घटाऊंगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। बट मान लो उसी को बियर करना था और उसी ने पे करा, तो मैं कोई एंट्री करूंगी? मैंने एक एंट्री कर दी ना 50, क्वेश्चन में लिखा होगा 50,000 रेम्यूनरेशन है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? रेम्यूनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन पेड टू पार्टनर बी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 50,000, एक्चुअल एक्सपेंस हुए 40,000 पेड बाय द पार्टनर। ये पूरी आगे की लाइन तो मेरे लिए वेस्ट है, चाहे कितने भी एक्सपेंसेस हो, और अगर पार्टनर ने पे करें तो मेरे लिए वेस्ट है। बट अगर ये लिखा है कि पेड बाय फर्म तो मेरे लिए, फर्म ने पे करे, फर्म का बैंक कम हुआ है तो मैं उससे वसूल लूंगी। क्या ये 4 एंट्री का लॉजिक समझ आया? क्या ये 4 एंट्री का लॉजिक समझ आया? ये आती है। डन? समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो, वो नोट्स निकालो। There are 3 cases when no entry is passed. If any asset is settled with any liability, if any liability is settled with any asset, तो हम उसे रिकॉर्ड। एक मशीनरी थी, वो एक क्रेडिटर ले गया, मेरी रियलाइजेशन, मैंने उसमें कोई मशीनरी है, कोई क्रेडिटर है, रियलाइजेशन है, क्या मैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिख दूं? नॉट पॉसिबल। क्या मैं लिख सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। पहले खर्चा पार्टनर को ही बियर करना था और पार्टनर ने ही पे करा, क्या मैं एंट्री करूंगी? अगर हमने रेम्यूनरेशन दी है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर खर्चा पार्टनर को बियर करना था और पार्टनर ने ही पे करा तो क्या मैं पैसा दूंगी? नहीं। समझ आया? देखो नोट्स निकालो, नोट्स में देखो मैंने लिख रखा है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर तो कोई एंट्री नहीं होती। अगर एक एसेट एक लायबिलिटी से सेटल हो जाए तो कोई एंट्री नहीं होती। अगर पार्टनर एसेट्स ले रहा है अगेंस्ट फॉर हिज रेम्यूनरेशन, नो एंट्री। इधर देख, अभी हमने उसे रेम्यूनरेशन के नाम पे कितना रुपया दिया था? अगर वो एक एसेट ले जाता, वो कहता है एक सोफा है ना 2 लाख का, अभी अभी बनवाया था, इसको सेटल करके मैं 50,000 की मैं एज ए रेम्यूनरेशन लेके जा रहा हूँ। समझ आ गया? वो ऑटोमेटिक कोई एंट्री नहीं हुई, ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ आ गया? ज़्यादा का हो कम का हो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लॉजिक लगा लिया? ठीक है, समझ आ गया? इतना शॉर्ट हो गया, इतनी बात शॉर्ट हो गई। अब इस वाले में हम क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व एंट्री पास कर लेंगे। एक बार मान के चलते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन की भी एंट्री, IFR की भी एंट्री, पार्टनर्स लोन नहीं उतरेगा, पार्टनर्स वाइफ लोन उतरेगा, IPF उतरेगा, कैपिटल
नहीं उतरेगा, कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई?